हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हमारा चैप्टर नंबर 4 में हमारा टारगेट कॉस्टिंग, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल ये टॉपिक हो चुके थे। अब हम अपने चलते हैं इस वाली क्लास में। जो हमको दो टॉपिक करने हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और परेटो एनालिसिस। पहले हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, मतलब हम सीरीज वाइज ही चल रहे हैं। तो एक बार हम पीछे का एक बार क्विक देख लेते हैं, हमने कुछ छूटा तो ना हो। पीछे का हमने ये पूरा आपको कंप्लीट करा दिया था। नाउ अब हमारा नेक्स्ट चलता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी एक लाइफ होती है। जब एक प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है तो वो एक अपनी सर्टेन लाइफ के साथ आता है। मार्केट में जैसे ही प्रोडक्ट आता है तो उसका बूम होता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी सप्लाई कम होने लगती है, यानी कि मार्केट के लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। फिर उसका कुछ ऐसा होता है कि लोगों का उस पर से टेस्ट हटने लगता है और कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। फिर वो अपनी एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, यानी कि वो पहले इंट्रोडक्शन स्टेज से फिर उठता है, फिर एक वो मैच्योरिटी स्टेज पे आके रुक जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है वो गिरने लगता है, उसकी सेल गिरने लगती है, उसका क्रेज़ गिरने लगता है। तो अब आप उसकी मतलब उसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, उस पर किस किस स्टेज पे कितना कितना खर्चा लगाएंगे। हर एक जैसे जैसे उसकी लाइफ आती जाएगी, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग उस पर किस किस फैक्टर पे आप कितनी कितनी कॉस्ट लगाएंगे। तो वही है हमारी एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। The term life cycle can be used in reference to industry, product, and customer. But life cycle costing is largely connected with product. प्रोडक्ट से कनेक्ट है, ना कि किसी एक इंडस्ट्री या फिर किसी उस चीज़ से, कस्टमर से। सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो प्रोडक्ट से है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ सिस्टम दैट आइडेंटिफाई एंड एक्यूमुलेट्स द एक्चुअल कॉस्ट एंड करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। मतलब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का काम क्या है, देख रहे हो? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक्यूमुलेट्स करता है कि उसकी कितनी एक्चुअल कॉस्ट है और उसके करस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हर एक लाइफ पे आते टाइम उसका कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू अबंडनमेंट। इंसेप्शन मतलब स्टार्ट होने से, अबंडनमेंट मतलब उसके खत्म होने तक। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एम्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसका एम ही है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दैट अ प्रोडक्ट एबल जनरेटेड ओवर इट्स लाइफ यूजिंग द स्ट्रेटजी विच आर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू फीचर ऑफ ईच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। मतलब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसका सबसे बड़ा एम क्या है? उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कैसे? यूजिंग द स्ट्रेटजी लगा के विच आर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू फीचर ऑफ ईच स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल। अब हमने ये बात करी थी कि हमारी प्रोडक्ट पे लगता है। अब प्रोडक्ट पे कैसे लगता है? प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। ईच प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, विच में वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू मंथ टू सेवरल ईयर डिपेंडिंग अपॉन द एजिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। एजिंग मतलब उसकी कितनी एज है उस प्रोडक्ट की। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ पैटर्न of type of cost, amount of expenditure, quantum and value of sales, and amount of profit over the stages from conceiving the idea till the deletion of product from the product range। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक पैटर्न है जिसमें टाइप ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी लग रही है, कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या क्वांटम है, क्या वैल्यू है सेल्स की, और कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ओवर द स्टेज फ्रॉम कंसीविंग द आइडिया। कहाँ से? जहाँ से आइडिया आया, जब से आइडिया आया और जब तक वो प्रोडक्ट डिलीट हुआ प्रोडक्ट रेंज में से। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चार उसमें से गुजरती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, पहला इंट्रोडक्शन, जब मार्केट में बिल्कुल आता ही आता है, मार्केट का डेवलपमेंट और लॉन्च। फिर ग्रोथ होती है, उसकी मेच्योरिटी होती है, फिर वो डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। तो यानी कि हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या देख रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को पढ़ के हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को पढ़ के ये करना चाहते हैं कि हर एक एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे, हर एक प्रोडक्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट एज ऑफ लाइफ है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे एक लाइफ है उसकी प्रोडक्ट की। तो हम कितनी कॉस्ट लगाएं, जितनी कॉस्ट लगाएं, क्या उसके करस्पॉन्डिंग हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा? हम इसमें क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को मैनेज करने की टेक्निक। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे करके मैनेज करें। तो जब आपको आपके प्रोडक्ट की एक लाइफ पता चलेगी, पता चल रहा है मैच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट है आपका, और आप उसको इंट्रोडक्शन वाले स्टेज वाली कॉस्ट लगाए जा रहे हैं, क्या
वो एक सही तरीका है मैच्योरिटी स्टेज पे इतनी सारी कॉस्ट लगाना? नहीं है। तो आप कॉस्ट को मैनेज करोगे उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग। It is important here to note that the above mentioned phases are based upon the marketing of the product. In reality, there is one additional phase which takes place prior to the introduction of the product to market. That is product development phase, in which R&D related to the product take place. But for academic aspect, it is merged into the introduction phase. For kind your information knowledge type ये चीज थी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा जब हमारा प्रोडक्ट, ये 4 स्टेज बना दिए इसने। पहला इंट्रोडक्शन, फिर ये इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, नहीं यहाँ से ये सॉरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहले आ चुका है इसमें। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये ग्रोथ है, ये मैच्योरिटी है, और ये आपका वो है डिक्लाइन। हाँ डिक्लाइन, ये आपका डिक्लाइन है। अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करना है। ये चार्ट क्या कह रहा है? ये चार्ट कह रहा है कि ये आपकी सेल्स वैल्यू है और ये है आपका प्रॉफिट। ये जो डॉट डॉट करके लाइन आ रही है ना, ये आपका प्रॉफिट। ये कह रहा है कि सेल्स और प्रॉफिट कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, और ये प्रोडक्ट का लाइफ टाइम, ये टाइम है, और ये कितना सेल्स बढ़ेगी कितना घटेगी ये। तो जब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, जब डेवलपमेंट स्टेज पे होता है तब आपका प्रॉफिट क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता नहीं है, आपका प्रॉफिट गिरना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आकर बूम करेगा या नहीं करेगा, चल भी पाएगा नहीं चल पाएगा। हो सकता है आप 6 महीने तक उस पर रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद आपको लगे यार ये प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकता, तो उसकी जो कॉस्ट लगी वो सब आपके लिए लॉस बन जाएगा, क्योंकि वो संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट मतलब जो अब आप कॉस्ट को लगा चुके हो, जिसकी नो होप ऑफ रिकवरी, जिसकी कोई रिकवरी का होप नहीं है, तो वो आपका लॉस में चला जाएगा। जैसे ही आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके आओगे तो आपका प्रोडक्ट इतना पॉपुलर नहीं है, जितना वो रेवेन्यू जनरेट करेगा उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, विच मीन्स कि आपका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्लाइनिंग। आपका प्रॉफिट कम ही होगा। ये दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट कम होगा। मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट, मतलब ये लॉस आपका मैक्सिमम है ये पॉइंट पे। एक सेकेंड, दूसरा कलर, इस पॉइंट पे लॉस आपका मैक्सिमम है। मतलब जैसा आपका प्रोडक्ट उठ रहा है वैसे उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जैसे जैसे उठता चला जाएगा सेल बढ़ती जाएगी और लॉस हमारे कम होते चले जाएंगे। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे कि ना तो हमको लॉस हो रहा ना हमको प्रॉफिट हो रहा, वो पॉइंट आ जाएगा आपका ये। फिर जैसे ही आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में जाएगा, यानी कि अब मार्केट को पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, अब आप ग्रो कर रहे हो, आपका प्रॉफिट भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। प्रॉफिट भी आपका ग्रो करेगा पूरा। और फिर जब मार्केट में लगता है कि उसके कॉम्पिटिटर आ गए, सब चीज़ें हो गई, फिर आपका प्रोडक्ट करेगा, उठेगा तो सही लेकिन वो फिर गिरता हुआ, यानी कि इस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज अपना हो चुका है। तो प्रॉफिट भी आपका इसी पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा, इसी पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और फिर यहाँ से आपका प्रॉफिट भी गिरना चालू हो जाएगा और आपकी सेल भी गिरना चालू हो जाएगी डिक्लाइनिंग स्टेज पे, यानी कि आपका प्रोडक्ट की अब एज ख़त्म होने वाली है। तो ये चार्ट आपको ये समझाना चाह रहा था कि 4 फेज़ में हमारा प्रोडक्ट घूमता है। It is equally important to note that Raymond Vennon defines the 5 phases in the product life cycle with respect to product life cycle theory, which he developed in response to the failure of, ये कुछ नहीं है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन टाइप ही है, पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है वैसे भी। It is really important to consider the feature of each four phases and best fit strategy prior to developing understanding on life cycle costing. अब 4 फेज हमने तो निकाल लिए, हमारा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, IGMD, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने हर एक स्टेज वाइज, अब हम हर एक स्टेज को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टेज 1 इज वेयर द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, एज द प्रोडक्ट इज नोवल देयर इज मिनिमल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इट।
जब नया कोई प्रोडक्ट आता है, अगर हम किसी भी एक उसका एग्जांपल लें किसी भी, तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल आपका है एक मामा अर्थ करके एक प्रोडक्ट आता है। आज से 3-4 साल पहले आई थिंक मामा अर्थ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 2016 में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद धीरे धीरे वो उस प्रोडक्ट को, यानी कि जब 2016 में वो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई, तो इनकॉर्पोरेट होते ही मतलब उसका प्रोडक्ट किसी को पता तो था नहीं कि क्या है। यानी कि 2016 में कुछ नहीं हुआ होगा, 2017 में कुछ नहीं हुआ होगा, 2018 में लोगों की नज़रों में आना चालू हुआ। तो यानी कि आपके प्रोडक्ट की मिनिमल अवेयरनेस है और एक्सेप्टेंस भी बहुत कम है। 2017 में क्या रहा होगा उसके लिए, 2016 में तो कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेट हुई। 2017 में लिटिल अवेयरनेस थी, मिनिमल, मतलब बहुत ही कम से कम अवेयरनेस थी, कम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उसको। कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड प्रॉफिट आर नॉन एग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है। जो प्रोडक्ट जैसे अब मार्केट में अदर ब्रांड है, अदर ब्रांड के संग उसका कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि नया नया कोई प्लेयर है, आएगा आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपटीशन आपका किसी के संग नहीं होता, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत बड़े जाइंट्स होते हैं और आप स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं। कंपटीशन आपका उस समय नेग्लिजिबल होता है, और प्रॉफिट जो होता है ना आपका, प्रॉफिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। हर एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक इंट्रोडक्शन स्टेज क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज की लेंथ डिसाइड होती है। कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको इंट्रोड्यूस करने में सालों लग जाते हैं, लोगों को टेस्ट पहुंचाने में, लोगों को एक्सेप्ट कराने में सालों से साल लग जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि एक हफ्ते के अंदर लोगों को पता चलने लगता है, 2 हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो वेरी करेगा, डिफर करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स लें। करेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसके फीचर्स क्या क्या है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है इसका कि आप जब आप इंट्रोडक्शन में होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ एफर्ट देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट वेरियस मार्केटिंग चैनल। बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। दूसरा, हाई डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोमोशनल एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। देखो आप ये ना सीरीज वाइज चल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उसमें पहुंच जाता हूँ। तो सबसे पहले आप जब एफर्ट लगाओगे तो न- अपने मार्केटिंग चैनल पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। एफर्ट लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको हाई डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोमोशनल एक्सपेंसेस चाहिए होंगे। भाई लोगों को तब पहुँचाने में, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में एक्सपेंस करना होगा। जब आप इतने सारी कॉस्ट लगाओगे तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा ना वो लो और नेगेटिव होगा ड्यू टू इनिशियल वॉल्यूम। प्रॉफिट जो होगा ना वो आपका लो होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इनिशियल वॉल्यूम होगा ना, इनिशियली ऐसा नहीं होगा ना कि आपके पास 5 लाख पीसेस का ऑर्डर आ जाए, 6 लाख पीसेस का ऑर्डर, 10 लाख पीसेस का ऑर्डर हो जाएगा। तो यानी कि प्रॉफिट जो होगा ना आर लो और नेगेटिव होगा ड्यू टू इनिशियल वॉल्यूम। चौथा पॉइंट हम लेके आते हैं, डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। आपको डिसीजन ये भी लेना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी होगी, पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग कैसी होगी। तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रेसिव प्रोमोशनल एफर्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस। अब जब आप इतना सब कुछ खर्चा कर चुके हो कि आपने यूज़ एफर्ट लगाए मार्केटिंग चैनल को अट्रैक्ट करने के, प्रोमोशनल एक्सपेंस ज़्यादा कर दिए, आपका डिसीजन जो है वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के लिए भी अच्छी हो गई है, आपके प्रॉफिट लो आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट को आप बढ़ाने के लिए आपको एग्रेसिव प्रोमोशनल एफर्ट करने पड़ेंगे टू इंक्रीज अवेयरनेस। आपको शुरू शुरू में क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस जो है ना वो पेनिट्रेट करना पड़ेगा। लो पेनिट्रेशन और हाई स्कीमिंग प्राइसिंग। लो पेनिट्रेशन और हाई स्कीमिंग प्राइसेस का, अब ये दोनों ना अलग ही वर्ड हैं और दोनों को अलग अलग उसमें देना पड़ेगा। मैं जो अभी मैं बोला था वो गलत बोल गया कि आपको लो रखना पड़ेगा, लो वर्ड में यहाँ से देख गया था, लेकिन आगे स्कीमिंग प्राइसिंग भी है। अब लो पेनिट्रेशन और हाई स्कीमिंग प्राइसेस क्या है, जब पूरे मार्केट में आपके जैसा प्रोडक्ट है, ऑलरेडी है, तो आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मार्केट को क्या कहते हैं, मार्केट को बताना पड़ेगा कि हम भी हैं, जो आपको प्रोडक्ट सेम चीज़ सेम क्वालिटी आपको देने को तैयार है, लेकिन पर एक रिड्यूस कॉस्ट पे, उन लोगों से कम कॉस्ट पे। आप मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हो, मार्केट को
इसका मतलब है कि आप वहाँ पे एक्सेस कर रहे हो जहाँ पे जाना ही मुश्किल है, जहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर हैं, उनके बीच में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कैसे जा सकते हो? उनके जितना सिमिलर प्राइस तो दे नहीं सकते। लेकिन पर आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में आने के लिए अपनी प्राइसिंग को कम कर सकते हो, यानी कि लो पेनिट्रेशन। आप अपने प्राइस को कम से कम रखो। और हाई कब रखोगे? जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही यूनिक है, मार्केट में अभी कोई है ही नहीं उसके जैसा प्रोडक्ट, यानी कि आप मार्केट के लिए क्या लेके आए हो? बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट। तो आप उसके लिए क्या चार्ज करोगे? हाई प्राइस, हाई स्कीमिंग प्राइसिंग। तो प्राइसिंग आप अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे देख के चलोगे कि कैसे करके आपको प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की रखनी है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। नाउ आते हैं 7 पे। प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट इंट्रोडक्शन स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप प्रोडक्ट में कुछ अपडेट करो, चीज़ों को नया करो, तो वो पॉसिबल नहीं है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आ चुके हो, तो प्रोडक्ट में और रिफाइनमेंट लाना वो पॉसिबल नहीं है इंट्रोडक्शन स्टेज पे। तो ये हो गया आपका 7। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन लेके आओगे तो आपको कॉपी करने वाले बहुत सारे बंदे आ जाएंगे, तो यानी कि फ्यू कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूस बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। वो आपके जैसा प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, आपके जैसे जैसे मामा अर्थ का शैम्पू वगैरह आता है, उतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन वो उसका बेसिक वर्जन बना सकते हैं। फ्यू कॉम्पिटिटर्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स भी तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। एंड लास्ट से आके फोकस ऑन दोज बायर्स वो आर मोस्ट रेडी टू बाई। सिर्फ पहले उन पे फोकस करो जो आपका प्रोडक्ट को लेने को तैयार है। तो अगर हम शुरू से देखें, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको यूज़ एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशनल एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, देन आपका प्रॉफिट। इसके जब आप हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस लगा दोगे तो आपका प्रॉफिट लो हो जाएगा और सेल्स भी आपकी इनिशियल वॉल्यूम आपका लो रहेगा। आप फिर डिसीजन करोगे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पे। फिर आपको प्रमोशनल एक्सपेंस में एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स में आपको एग्रेसिवनेस लेके आनी है, अवेयरनेस लेके आनी है। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप प्राइसिंग अपनी डिसाइड करोगे, हाई लो पेनिट्रेशन और हाई स्कीमिंग प्राइसिंग। फिर प्रोडक्ट का रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, बेसिक बेसिक वर्जन लेके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे और सिर्फ आप उनको अप्रोच करो जो आपके प्रोडक्ट को अभी लेने के लिए तैयार हैं। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है इंट्रोडक्शन स्टेज के। अब इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होंगी? देखो, दो चीज़ पे काम होती है कि पहले उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये इसके सारे फैक्टर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके स्ट्रेटजीज़ क्या होगी? स्ट्रेटजी होगी, आप कस्टमर को अट्रैक्ट करो। कैसे? बाई रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू प्रमोशन एक्टिविटीज़। हम पीछे पढ़ के आ रहे थे कि किस फैक्टर से हम अपनी स्ट्रेटजी को ला सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें। वो सॉरी, हमारा करेक्टरिस्टिक है कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? अवेयरनेस के थ्रू। मामाअर्थ बोलता है ना कि हमारे इसमें प्रोडक्ट में ये ग्लूटेन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, और हम प्लांट बेस्ड हैं, ये हैं, तो वो अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। इंड्यूसिंग कस्टमर टू ट्राई एंड बाय द प्रोडक्ट। ये कैंपेन भी उन्होंने चलाया था कि आप हमने हमारे प्रोडक्ट को बाई वन गेट वन के थ्रू क्या कहते हैं, परचेज करिए। पहले आप ट्राई करिए फिर बाई करिए, यानी कि सैम्पल के थ्रू। फिर वो क्या, स्ट्रेंथिंग एंड एक्सपेंडिंग चैनल एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप। फिर वो अपने जो चैनल्स हैं ना सारे, जहाँ से वो सेल करता है, उन सबको मजबूत कर रहा है और बढ़ा रहा है। कैसे? पहले वो डायरेक्ट सेलिंग करता था। डायरेक्ट सेलिंग मतलब वो खुद अमेज़ोन पे लिस्ट कर दिया, अमेज़ोन पे लिस्ट करके इतना नहीं हो पा रहा, फिर दानी उसने यूट्यूबर्स के संग कोलोब्रेशन करा, यूट्यूबर्स के पास सब चीज़ें गई, तो उसने अपने प्रोडक्ट का पहले तो स्ट्रेंथ करा, मजबूत करा अमेज़ोन पे, और फिर उसके बाद एक्सपेंड करा, यूट्यूब पे भी गए, और सप्लाई चेन रिलेशनशिप को भी बढ़ाया, यानी कि जहाँ से वो अपना प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ से भी, और आखिर तक जहाँ तक कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँचता है वहाँ तक। बिल्डिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट बूस्ट चैनल इंटरमीडिएटरीज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। हर जगह जहाँ पे भी आप देखते हो, कहीं पे भी ऐड आपको दिख जाता है मामाअर्थ का, तो वो क्या कर रहा है? बिल्डिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल भी है और लोगों को विजिबल भी है। तो जिससे क्या होता है, लोगों के माइंड में एक माइंड जाता है कि मामा अर्थ करके भी एक प्रोडक्ट है, दैट बूस्ट चैनल इंटरमीडियरीज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट।
अगला क्या है, सेटिंग प्राइस इन अलाइनमेंट विद द कॉम्पिटिटिव रियलिटीज ऑफ द मार्केट। मार्केट को देख के अपना प्राइस को सेट कर दो इंट्रोडक्शन स्टेज पे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको प्रोडक्ट के संग क्या करने की ज़रूरत है, उसके करेक्टरिस्टिक देख के आपको स्ट्रेटजी बनानी है। अब बात आती है कि आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे आ गया। नेक्स्ट स्टेज इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ग्रोथ स्टेज। सेल्स बिगिन एक्सपेंड रैपिडली बिकॉज ऑफ ग्रेटर कस्टमर अवेयरनेस। अब कस्टमर को पता चल गया कि एक प्रोडक्ट है मार्केट में। कॉम्पिटिटर एंटर मार्केट ऑफन इन लार्ज नंबर। कॉम्पिटिटर भी आने चालू हो जाएंगे, यानी कि कस्टमर तो आ ही रहे हैं, साथ में कॉम्पिटिटर्स भी फ्री में आ रहे हैं। एज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग नियर द एंड ऑफ ग्रोथ स्टेज। और प्रॉफिट गिरना चालू हो जाएगा जैसे ही हमारी ग्रोथ स्टेज खत्म होगी। अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें करोगे हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन। आपका बिजनेस एक तो हाई वॉल्यूम में पहुंच जाएगा और दूसरा आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। सेल भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी एट इंक्रीज रेट पे। वो भी कब, अर्ली स्टेज पे। जब हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे देखी थी ना, ये हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्रोथ स्टेज पे, यहाँ पे तो हमारी जिस रेट से हो रही है ना वो हो रही है, लेकिन पर यहाँ तक आते आते, इस पॉइंट पे आते आते वो उस रेट से नहीं होगी। यहाँ पे जिस रेट से होगी वो इस स्टेज पे नहीं होगी, यानी कि ये फैक्टर अलग रहेगा। इस रेट यहाँ पे अलग रेट से इंक्रीज होगी और यहाँ पे अलग रेट से। तो अर्ली स्टेज पे तो सेल बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू चैनल लाने पड़ेंगे टू हैंडल एडिशनल वॉल्यूम एंड न्यू मार्केट। आपको नए चैनल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा खुद को। पहले आपने अपने आप को लिमिटेड करा कि भाई हम सिलेक्टिव बायर्स के पास जाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उन्हीं के पास। आपने प्रोमोशनल अवेयरनेस तो बहुत फैलाई, लेकिन आपने सिलेक्टिव बायर्स को ही प्रोडक्ट पहुंचाया। उसके बाद अब आप न्यू चैनल्स में घुस रहे हो। अब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे, किस कैसे, शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट कन्विक्शन। इसका मतलब है कि अब आपको लोगों को बताना नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ये है, अब आपको बस बेचना है जो आपके पास है। प्रोडक्ट कन्विक्शन यानी कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो आपको बेचना है, लोगों को बताना नहीं है कि अब हमारा प्रोडक्ट ये है। तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमको लोगों को बताना है कि हमारा प्रोडक्ट ये है। क्यों? क्योंकि अब आप ग्रोथ स्टेज पे आ चुके हो, अब आपको उठना पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर ट्रेड ऑफ बिटवीन हाई प्रॉफिट एंड हाई हाई मार्केट शेयर। एक हमने ट्रेड ऑफ पॉइंट पढ़ा था शुरू वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। तो आपको इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपका हाई प्रॉफिट और हाई मार्केट शेयर कहाँ पे है, एक ट्रेड ऑफ पॉइंट कहाँ पे है। इंप्रूविंग एंड और एडिंग फीचर ऑफ स्ट्रेटेजिक लोअरिंग ऑफ प्राइस टू अट्रैक्ट मोर बायर। या तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कर दो, या अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दो, या फिर आप अपने प्राइस को लो कर दो, जिससे कि आपके नए बायर्स अट्रैक्ट हों। क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटर्स आ गए, अब कॉम्पिटिटर्स के पास भी सेम सेम काइंड का प्रोडक्ट है। अब कॉम्पिटिटर्स के पास जाए, अब मामा अर्थ का कॉम्पिटिटर्स कौन आ गया, वाव। अब वाव क्या करेगा, वो सेम प्रोडक्ट देगा। तो यानी कि मामा अर्थ को क्या करना पड़ेगा, या तो वो अपने फीचर्स को ऐड कर दे, या प्रोडक्ट की रेंज को इंक्रीज कर दे, या फिर कोई क्या कहते हैं इंप्रूव कर दे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, या फिर प्राइस कम कर दे, जिससे कि नया क्या कहते हैं नए कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। सेम प्रोमोशनल स्पेंडिंग और स्लाइटली हायर। आपको प्रोमोशनल भी सेम रखनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत आप बढ़ा सकते हो। आपको जो प्रोमोशनल एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हो, जो प्रोमोशनल इवेंट्स वगैरह कर रहे हो, आपको सेम रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे कर रहे हो और प्रोमोशनल स्टेज पे क्या कहते हैं सॉरी प्रोमोशनल एक्टिविटी जो आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे कर रहे हो और उसको करते करते आप एकदम से रुक जाओ, तो क्या होगा, ग्रोथ स्टेज में आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आपको वही सेम सेम प्रोमोशनल स्ट्रेटजी, सेम प्रोमोशनल स्पेंडिंग आपको खर्च करनी पड़ेंगी। और हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा भी करनी पड़े। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए। एडुकेटिंग मार्केट इज मेन गोल। मार्केट को बताना, मार्केट को एडुकेट कराना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो आपका मेन गोल होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द ग्रोथ स्टेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। देखो कितना आपका ग्रोथ स्टेज में चलेगा वो वेरी करता है किस चीज़ में, कि आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और दूसरा कि आपके कॉम्पिटिटिव रिएक्शन क्या है। भाई कॉम्पिटिटर्स आ गया, आपने बोला ठीक है ये हमारे प्रोडक्ट को काउंटर नहीं कर सकता, बट वो काउंटर कर गया, यानी कि आप ग्रोथ स्टेज में ही कोलैप्स कर जाओगे। ठीक है ना।
तो कॉम्पिटिटिव रिएक्शन उसके बेसिस पे और आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है उसके बेसिस पे आपकी लेंथ डिसाइड होती है ग्रोथ स्टेज की। अब इसमें स्ट्रेटजी आपकी क्या कराएगी? एस्टेब्लिश अ क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी थ्रू प्रमोशनल कैंपेन। एक क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू। मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी टू एश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Find the ideal balance between price and demands as per price elasticity. Overall strategy shift from acquisition to retention of customer, from motivating product trial to generating repeat purchase and building brand loyalty. ये सारी इसकी स्ट्रेटजीज रहेंगी। ये सारी मतलब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू। कंट्रोल करो अपने प्रोडक्ट पे टू एश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहे टू स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आइडियल बैलेंस रहे आपके प्राइस में और डिमांड में, जिससे कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे आपकी आइडियल बैलेंस रहे बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओवरऑल स्ट्रेटजी शिफ्ट हो सके इस एक्विजिशन टू रिटेंशन ऑफ कस्टमर, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। किससे? कि आप कस्टमर को एक्वायर नहीं कर रहे हो, अब आप कस्टमर को रिटेन कर रहे हो। तो ये इसकी बेसिक वो है। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड पार्टनर फॉर मैच्योरिटी स्टेज। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी मे बी कंसिडर्ड। लीवरेज द प्रोडक्ट परसीव्ड डिफरेंशियल एडवांटेज टू सिक्योर स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन। तो ये मतलब ठीक है, इसमें क्या है, आप स्ट्रेटजी में बहुत लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको डिटेल में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैच्योरिटी क्या है? अब आपका प्रोडक्ट घुस चुका है मैच्योरिटी स्टेज पे, कि यानी कि अब आपका प्रोडक्ट सिर्फ कुछ ही टाइम तक चलेगा, उसके बाद ख़त्म होना चालू हो जाएगा। सेल कंटिन्यू टू इंक्रीज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, सेल तो इंक्रीज होती है बट अ डिक्रीजिंग रेट। हमने वहाँ पे देखा था ना कि हमारी सेल तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे सेल इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे बहुत तेज़ से हुई, फिर कम हुआ, अब यहाँ पे इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो गिरना चालू कर देगी। तो इसमें क्या करा है कि सेल हमारी इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन सेल्स लेवल ऑफ profit of both producers and middlemen declines. The main reason is intense price competition. Some firms extend their product line with new models. This stage poses difficult challenge. ये किसी भी एंटिटी के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि उसको मैच्योरिटी स्टेज में अपने प्रोडक्ट को कैसे करके रिवाइव करा के सर्वाइव कराना है। रिवाइव करा के सर्वाइव कराना है, मतलब आपका प्रोडक्ट पहले तो क्या है, पहले क्या है कि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में, वो सॉरी मैच्योरिटी स्टेज में आ गया और वो भी बढ़ रहा है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट से, और फिर आपको फिर वो गिरेगा, ये भी पता है आपको गिरेगा। तो यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को बचाना है और फिर उसको आगे लेके जाना है, यानी कि रिवाइव करके सर्वाइव करना है। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्यों आते हैं कि भाई ओवर कैपेसिटी हो जाती है इंडस्ट्री में। आपके जैसे और भी बंदे आ गए कॉम्पिटिटर, वो ग्रोथ में ही आ गए। उन्होंने क्या करा, मार्केट में डिमांड है 1 लाख यूनिट की, 1 लाख यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेबर 5 बंदे और आ गए, वो 5 और बना रहे हैं, तो टोटल मार्केट में 6 लाख हो गई। यानी कि एक एक कस्टमर पहले 1 लाख 1 लाख प्रोडक्ट खरीद सकता था, लेकिन पर अब मार्केट में इतनी ओवर कैपेसिटी होगी ना कि उसके पास चॉइस होगी, यानी कि एक कस्टमर 6 चॉइस है उसके पास, एक कस्टमर के पास 6 चॉइस है। तो पहले क्या थी, एक के पास एक थी, अब ओवर कैपेसिटी इंडस्ट्री में, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तीसरा क्या है, प्रॉफिट आपका गिरना चालू हो जाएगा, आपको R&D करना पड़ेगा, हाई R&D बजट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था एक वर्ड, रिवाइव करके सर्वाइव करना है। तो रिवाइव आप तब कर पाओगे जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा पाओगे, आप रिसर्च कर पाओगे कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बचा सकते हो। आप कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मत लेके आओ। नो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू फिल, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं पे ही काम करो। सम लेगार्ड्स बायर स्टिल एंटर द मार्केट। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ आपके बायर्स ऐसे होते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, वो फिर भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो सम लेगार्ड्स बायर्स स्टिल एंटर द मार्केट। अगला क्या है,
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट डिमांड गवर्न फ्यूचर सेल। जैसे जैसे आपकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, रिप्लेसमेंट डिमांड होगी, वो फ्यूचर सेल्स को गवर्न करेगी। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चैलेंज, मार्केटिंग के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मतलब मैच्योरिटी स्टेज पे क्या है, आपको हर एक फैक्टर में नेगेटिविटी दिखाई देने लगेगी। कस्टमर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अदर प्रोडक्ट एंड सब्सटीट्यूट, यानी कि हर एक प्रोडक्ट में नेगेटिव, हर एक पॉइंट में आपको नेगेटिविटी, ओवर कैपेसिटी हो गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, बजट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मार्केटिंग चैनल ज़्यादा हैं, प्रॉफिट आपका ख़त्म होना चालू हो गया, कोई आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ और रिप्लेसमेंट डिमांड के बेसिस पे आपकी फ्यूचर सेल गवर्न होगी। कस्टमर सब्सटीट्यूट पे जा रहा है, सिर्फ आपके कुछ ही जो लेगर्ट्स बायर हैं, जो आपके प्रॉमिसिंग कस्टमर है, वही सिर्फ एंटर कर रहे हैं मार्केट में आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो हर एक पॉइंट में नेगेटिविटी हमको दिख रही है। अब इसमें मैच्योरिटी स्टेज में स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको मार्केटिंग एफर्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर कस्टमर। सबसे पहली चीज़ तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो क्या होगा, प्रोडक्ट के फीचर क्या करने पड़ेंगे, आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे और इन्हांस टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ये तो प्रोडक्ट के फीचर को इंप्रूव करना पड़ेगा या फिर बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आप डिफरेंशिएट कर सको। वेरियस सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव्स आपको ज़रूरी है फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज डीलर टू मेंटेन द इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। आपको प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिससे कि मार्केट में आपके जो कस्टमर है और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर्स हैं, वो इंटरेस्ट रख सकें आपके प्रोडक्ट पे। अब मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है, उसका कोई प्रमोशन एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। लेट सपोज एक कौन सा प्रोडक्ट आता था, एक वो, हाँ, एक आपको प्रोडक्ट आता था, तीन प्रोडक्ट आते हैं, एक तो बॉर्नवीटा आता है, एक हॉर्लिक्स आता है, एक आपकी आता था माइलो। बॉर्नवीटा का अच्छे से प्रमोशन हो रहा है, हॉर्लिक्स का अच्छे से प्रमोशन हो रहा है, लेकिन माइलो का प्रमोशन नहीं हो पाया। माइलो बहुत ही कम लोगों ने नाम सुना होगा, नेस्ले का माइलो आता था, बहुत ही कम जगह पे आज की डेट में माइलो मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना हाई प्रमोशन उसका हुआ ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ माइलो कैसा होता है। तो ये क्या है, ये आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये माइलो है, ये माइलो आता है, ये वही उसी की तरह सेम है, सिमिलर टू बॉर्नवीटा एंड हॉर्लिक्स। ठीक है ना। तो आपने पहली बार देखा हो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि बहुत पहली बार देखा हो। तो आपका प्रोडक्ट जब इंडो उसमें मैच्योरिटी स्टेज में आ जाए तो आपको हाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। वेरियस सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव्स आर नेसेसरी फॉर कंज्यूमर एज वेल एज डीलर टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो मोर इंटेंसिव हो चुका है एंड इंसेंटिव्स में बी ऑफर्ड टू एनकरेज प्रोडक्ट ओवर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट पे कि बाई वन गेट वन फ्री, इस टाइप के, या फिर 50% 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट। तो आपको ये सारी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेंगी। अब आपका प्रोडक्ट आ गया डिक्लाइनिंग स्टेज पे। वहाँ तो हमको क्या दिख रहा था, सबसे पहले हमको यहाँ दिख रहा था कि हम एक पॉजिटिव स्ट्रेंड से चल रहे हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे, कि हम यूज़ एफर्ट लगाएंगे, हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशनल एक्सपेंसेस करेंगे, प्रॉफिट भले चाहे हमारा लो रहेगा लेकिन हम बढ़ाएंगे अपनी सेल्स को, हम अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छे से करेंगे। फिर जैसे ही आप ग्रोथ में आए, आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगा। क्या? सेल इंक्रीज होती रही, इंक्रीजिंग रेट पे, न्यू चैनल आने लगे, इम्प्रूविंग एडिंग फीचर हम करने लगे, मार्केट को हम एडुकेट करने लगे, हम अपने जो हमारे हम सब लोगों को बता नहीं रहे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम वो बेच रहे हैं जो हमारे पास है। और हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन, सब कुछ है। आपका वॉल्यूम, बिजनेस का वॉल्यूम भी अच्छा हो गया। फिर आपको पॉइंट्स तो देखे, लेकिन हर पॉइंट्स में एक नेगेटिविटी दिखी। अब जो पॉइंट्स आएंगे ना उसमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव है। क्या? डिक्लाइनिंग इन सेल्स वॉल्यूम करेक्टरिस्टिक्स characterize this last stage of the product life cycle. द नीड और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिसअपियर, प्रोडक्ट की नीड और उसकी डिमांड खत्म होने लगती है। जैसे माइलो, अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंड लॉस लेस कॉस्टली सब्सटीट्यूट इन द मार्केट अकाउंट फॉर अराइवल ऑफ दिस स्टेज। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेल्स ऑफ द मोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्रॉप टू जीरो और मे रिमेन एट लो लेवल। सीधा नेगेटिव पॉइंट, क्या आता आपकी सेल जीरो हो जाएगी या फिर नेगेटिव, या फिर क्या रहेगी, बिल्कुल लो लेवल पर रहेगी।
नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट ड्रॉप, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को बनाना ही छोड़ देगी। प्रॉफिट क्या होगा, डिक्लाइनिंग होगा। वो वहाँ पे क्या था, पहले क्या था, प्रॉफिट स्टार्ट में डिक्लाइनिंग, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी होगा ही होगा, एट टाइम बिकम नेगेटिव। और लास्ट पॉइंट है आपका सेल्स डिक्लाइनिंग फ्रॉम फॉर अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कंज्यूमर शिफ्ट इन टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब सेल इस वजह से भी डिक्लाइन होगी क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं हो, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें वो एडवांस नहीं हो पाई, कंज्यूमर शिफ्ट हो, कंज्यूमर का टेस्ट शिफ्ट हो गया, और काफ़ी अलग अलग रीजन रह सकते हैं। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में भी आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आपको स्ट्रेटजी क्या लगानी पड़ेगी, द प्राइस में बी मेंटेन और रिड्यूस ड्रास्टिकली इफ लिक्विडेटेड। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट अब लिक्विडेट होने वाले हैं, यानी कि खत्म होने वाले, तो आप उसको क्या करो, या तो उसके प्राइस को मेंटेन करो या फिर उसके प्राइस को रिड्यूस कर दो। क्या, छोटा मोटा नहीं कि 5 रुपये 6 रुपये का, ड्रास्टिकली। या तो फर्म उस प्रोडक्ट को छोड़ ही दे, दिक्कत कर रहा है, लॉस में जा रहा है, छोड़ दो। या फिर क्या कर सकती है, फर्म कैन कंटिन्यू टू ऑफर द प्रोडक्ट टू इट्स लॉयल कस्टमर निच सेगमेंट, यानी कि जो खरीदना चाह रहे हैं, एट अ रिड्यूस प्राइस। यूज प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। उस प्रोडक्ट को बेस बना के आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, उस प्रोडक्ट को बेस बना के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। Various market decisions in the declining stage will depend on the fact that whether it being revived or giving a new lease of file or left unchanged if it being liquidated। जो वेरियस मार्केट, या तो आप उसको रिवाइव कर लो या फिर उसको न्यू लीज गिविंग अ न्यू लीज ऑफ फाइल और लेफ्ट अनचेंज, या फिर उसको ऐसे ही रहने दो। तो वेरियस मार्केट डिसीजन लगाने पड़ते हैं। प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन इन द मार्केट बाई डिफरेंशिएशन, कीपिंग लो कॉस्ट फॉर सम मोर टाइम बाई एडिंग सर्टेन न्यू फीचर एंड फाइंडिंग न्यू यूजेस। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने उस डिक्लाइनिंग स्टेज वाले प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हो, कैसे, डिफरेंशिएशन के थ्रू, या फिर उसको कीपिंग लो कॉस्ट फॉर सम मोर टाइम, उस प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए और कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे रहने दो, या फिर कुछ नए फीचर ऐड करके आप उस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके आगे तक चल सकते हो। अब इसमें क्या है ना, आगे इसकी पूरी समरी कि हमारी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी हर एक लाइफ साइकिल में और क्या क्या उसकी स्ट्रेटेजी थी। आपको एग्जाम में ये तो याद रखनी है कि मतलब डिटेल में आपको 3-4 पॉइंट इन सब में याद हो जाए, ठीक है, अदरवाइज आपको ये समरी में से आपको ज़रूर पता होना चाहिए। समरी किस बेसिस पे कह रही है, पहला हम इसकी लाइफ साइकिल की करेक्टरिस्टिक्स की समरी देखते हैं कि भाई लाइफ साइकिल करेक्टरिस्टिक में हर एक लाइफ साइकिल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी सेल्स क्या होगी, इतना इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसके कस्टमर कौन कौन होंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन होंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैला रहे हो और ट्रायल कर रहे हो। इस समय आपकी सेल्स क्या रहेगी, लो रहेगी, कॉस्ट आपकी हाई रहेगी, प्रॉफिट आपका नेगेटिव आएगा। जाहिर सी बात है, सेल कम में कॉस्ट ज़्यादा, प्रॉफिट नेगेटिव आएगा। कस्टमर क्या होंगे, इनोवेटर्स, यानी कि जो नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना जानते हैं, और कॉम्पिटिटर्स आपके कम होंगे। ग्रोथ में क्या होना चालू हो जाएगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, सेल्स आपकी इंक्रीज होगी रैपिडली। आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट हो जाएगी पर कस्टमर, प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। और कस्टमर कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने वाले हैं, और कॉम्पिटिटर्स भी ग्रोइंग नंबर में बढ़ते रहेंगे। फिर आपका प्रोडक्ट आएगा मैच्योरिटी स्टेज में। ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो लेकिन पर अपने मार्केट शेयर को बचा के, आप अपने मार्केट शेयर को बचा भी रहे हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी रहे हो। सेल्स आपकी क्या होगी, सेल्स पीक पे होगी। आपकी कॉस्ट क्या होगी, लो कॉस्ट पर कस्टमर, आप अपनी कॉस्ट को कम से कम ही रखोगे। इसमें प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होएगा, हाई प्रॉफिट रहेगा। आपके इसमें कस्टमर क्या करेंगे, मिडिल मेजोरिटी, स्टेडी नंबर्स बिगिनिंग टू डिक्लाइन। कंपटीटर्स तो ज़्यादा तो होंगे लेकिन वो कम होने चालू हो जाएंगे। डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या होगा, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड। सेल्स इसमें क्या रहेगी, आपका ऑब्जेक्टिव है ये, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को कम रखो और अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को ना एक बिल्कुल मिल्क, मतलब बिल्कुल वाइट तरीके से, बिल्कुल क्या कहते हैं, शुद्ध
मिल्क द ब्रांड, एकदम से मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन पर अभी आप इसको ऐसे याद रखो, मिल्क द ब्रांड, मतलब बिल्कुल प्योर रखो उसको। सेल्स क्या होगी आपकी, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होगी। कॉस्ट क्या रहेगी, जो मैच्योरिटी पे रहेगी, क्योंकि आप उसके बाद कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते। लो कॉस्ट पर कस्टमर। प्रॉफिट भी क्या होगा आपका, उधर तो हाई प्रॉफिट होगा, लेकिन इधर से डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। कस्टमर क्या होंगे, लेगार्ड्स होंगे, जो आपके प्रोडक्ट को लेना ही चाहते हैं। डिक्लाइनिंग और कस्ट कॉम्पिटिटर्स आपके डिक्लाइनिंग स्टेज पे होंगे। अब इसमें स्ट्रेटजीज क्या लगेंगी कि भाई प्राइस के लिए क्या स्ट्रेटजी लगेगी, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लगेगी, सेल्स प्रमोशन के लिए क्या क्या लगेगी। तो आप, और आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, तो प्रोडक्ट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन पे बेसिक प्रोडक्ट आप ऑफर करोगे। प्राइस आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर रहेगा। एडवर्टीजमेंट आप ज़्यादा करोगे, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग्स अर्ली अडोप्टर एंड डीलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करोगे, और आप अपनी सेल्स प्रमोशन के उसको ज़्यादा ही रखोगे, सेल्स प्रमोशन टू एंटाइज ट्रायल। ग्रोथ में क्या करोगे, अब आप अपने बेसिक प्रोडक्ट का एक्सटेंशन करोगे, ऑफर ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विस और वारंटी। आप प्राइस क्या करोगे, पेनिट्रेट टू मार्केट। आप अपने बिल्ड, आप अपने प्रोडक्ट की क्या करोगे, बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट। आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाओगे, बिल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। देन आप अपना सेल्स प्रमोशन क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कस्टमर डिमांड। आपके पास कस्टमर की आपके पास अवेयरनेस तो होगी, अब आप उसका फ़ायदा उठाओगे क्योंकि आपके पास डिमांड आने लगी उसका। मैच्योरिटी स्टेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आप अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करोगे और अपने मॉडल्स भी सिलेक्ट क्या कहते हैं डाइवर्सिफाई करोगे। प्राइस आपका क्या रहेगा, जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे होंगे वो। एडवर्टाइजिंग क्या होगी, स्ट्रेस ऑन द ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट्स। आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होगी ये देखो ये नया प्रोडक्ट है आप इसको लोगे तो ये होगा। आप क्या करोगे, आप अपने ब्रांड में डिफरेंसेस निकालोगे, उसके बेनिफिट बताओगे कि इसको लेने से आपको ये बेनिफिट होगा, इसको लेने से आपको उस प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट में ये डिफरेंस है। आप ये नहीं बताओगे कि ये प्रोडक्ट है इससे आपको ये होगा, आप ये कहोगे ये आप लोगे तो आपको ये होगा। ठीक है ना। स्ट्रेस ऑन ब्रांड डिफरेंसेस एंड बेनिफिट। बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप अपना वही सेम। इंक्रीज टू एनकरेज ब्रांड स्विचिंग। सेल्स प्रमोशन आप इंक्रीज करोगे जिससे कि आप ब्रांड को स्विच करा सको। इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, प्रोडक्ट में फेज आउट वीक आइटम। सिर्फ उन प्रोडक्ट को हटा दो जो बहुत ज़्यादा वीक है, जो आपको कुछ बेनिफिट नहीं करा रहे, कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। आप अपने प्राइस को भी कम करोगे, कट करोगे। आप क्या करोगे, रिड्यूस लेवल टू कीप हार्ड कोर लॉयलिटी। एडवर्टीजमेंट सिर्फ आप उतना ही एडवर्टीजमेंट करोगे जितना आपकी जो आपके लॉयल कस्टमर है उनके लिए। रिड्यूस लेवल टू कीप हार्ड कोर लॉयलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप फिर सिलेक्टिव चले जाओगे और फेज आउट कर दोगे आप अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स को। सेल्स प्रमोशन क्या है, रिड्यूस मिनिमल लेवल। देखो ये तो हमारी पूरी बातें आ गई थी आपकी जो बुक्स में लिख रही थी। अब आप प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है। प्रैक्टिकल में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कुछ नहीं होता है, एक पूरा मार्केटिंग वाला दिमाग चाहिए। अब आप सोचो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, आप क्या क्या कर सकते हो। जब आपका प्रोडक्ट एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे, कम प्राइस चार्ज करोगे, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, जा जाके बताओगे उनके पास, जहाँ जैसे जैसे प्रोडक्ट पहुँच सकता है वैसे वैसे पहुँचाओगे। तो जिससे आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप यही करोगे ना, वही सब कुछ इसमें दे रखा है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, एडवर्टीजमेंट क्या होगा। फिर जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होगा तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आपको पता चला कि आपका प्रोडक्ट बढ़ने लगा, आपका प्रोडक्ट बढ़ने लगा तो आप कॉस्ट उतना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाओगे ताकि लोगों तक सामान अच्छे से पहुंच सके। आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, आपके खर्चे कम होने लगेंगे, और आप अपने प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करने लगोगे कि मतलब ठीक है जो अभी तक हम दे रहे थे उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, कुछ बग्स मिटा देते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा, कुछ अपडेट्स दे देते हैं।
जैसे ही आपका प्रोडक्ट फिर मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाएगा कि आपको लगता है कि अब तो सेल, अब हमारा जो था वो यहीं तक था, अब इसके बाद जितना हम कमा सकते हैं यहीं तक था, इसके बाद अभी गिरना चालू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा सेल करोगे, लोगों को बताओगे कि भाई ख़रीद लो हमारा प्रोडक्ट, अवेयरनेस उतनी फैलाओगे जितना हो सकता है, कॉस्ट कम होने लगेगी आपकी, एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट आप कम करोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब लोगों तक, नए लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं के पास वही लोग खरीद रहे हैं। फिर आपका डिक्लाइनिंग आ जाएगा, डिक्लाइनिंग में आप जितना, वही है वही बात कि जितना आप बेच सकते हो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हो, और अपने प्रोडक्ट को अगर बचा सकते हो तो बचाओगे, अदरवाइज उस प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ नया प्रोडक्ट ला सकते हो तो वो लेके आओगे। डिक्लाइनिंग में आप 3 काम कर सकते हो, या तो जो है वो उसको बेचोगे, बचा सकते हो बचाओगे, या फिर उसके बेसिस पे आप नया लेके आओगे। तो ये पूरा एक थ्योरी टॉपिक था। हालांकि इसके बेसिस पे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, लेकिन थ्योरी के बेसिस पे केस स्टडी बना के पूछता है। तो केस स्टडी आप जब आगे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल इंसाइट है, ये आपका सेल्फ के लिए है, ठीक है ना। एक बार आप देख लेना इसको। एक बीसीजी मैट्रिक्स आती है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ये क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसके जैसा है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है उसका क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ में क्या होता है वो स्टार, मैच्योरिटी में क्या होता है कैश काउ, और डिक्लाइनिंग में क्या होता है डॉग। ठीक है ना, बीसीजी मैट्रिक्स आपके इंटर में थी। अब हमने तो इंट्रोडक्शन वाली ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, उन सब की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बोलता है कि प्रोडक्ट की ना एक फाइनाइट लाइफ है जो पास करती है साइकिल ऑफ डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड डिलीशन एट वेरिंग स्पीड, अलग अलग स्पीड पे। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट पैटर्न टेंड टू फॉलो प्रिडिक्टेबल कोर्सेज दैट थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रॉफिट फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज एंड आफ्टर स्टेबलाइजिंग ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइनिंग देयर आफ्टर टू पॉइंट ऑफ डिलीशन। कि प्रॉफिट आपको कब दिखता है कि ग्रोथ स्टेज पे, फिर उसके बाद स्टेबलाइज होता है मैच्योरिटी पे, फिर उसके बाद डिलीशन पे आके आके प्रोडक्शन प्रॉफिट आपका खत्म हो जाता है। एवरेज कॉस्ट और प्रॉफिट जो है ना हर एक स्टेज पे वेरी करता है। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पोजेस डिफरेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। हर एक उस पर ना डिफरेंट स्टेज पे, किसी स्टेज पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो किसी स्टेज पे आपको थ्रेट दिखेगा। दैट गिव राइज टू द डिफरेंट स्ट्रेटजिक एक्शन। उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंशियल फंक्शनल एम्फेसिस, डिफरेंट फंक्शनल एम्फेसिस। हर जो प्रोडक्ट है ना आपका, उसको एक पर्टिकुलर डिफरेंट फोकस चाहिए हर एक स्टेज पे, इन ईच स्टेज, सच एज R&D एम्फेसिस इन द डेवलपमेंट स्टेज, कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसिस इन द डिक्लाइनिंग स्टेज। R&D चाहिए भाई, जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी, और जब डिक्लाइनिंग हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। फाइंडिंग न्यू यूजेज, प्रोडक्ट का एक्सटेंशन कैसे कर सकते हो, न्यू यूजर्स, मार्केट कैसे बढ़ा सकते हो, और गेटिंग द प्रेजेंट यूजर टू इंक्रीज दिस कंजम्पशन में एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसके बेनिफिट क्या होगा, इसके बेनिफिट ये होगा कि भाई जैसे ही आप प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में लेके आओगे तो अर्लियर एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू और टू लोअर कॉस्ट। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे आपको रेवेन्यू उतना जल्दी मिलेगा और आपकी कॉस्ट उतनी जल्दी कम होनी चालू हो जाएगी। मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आप अच्छे से असेसमेंट कर सकते हो कि हर एक स्टेज पे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और कितनी कॉस्ट आप लगाने वाले हो। ये लॉन्ग टर्म रिवार्डिंग है, ये नहीं है कि बस आपको बस आपका प्रोडक्ट सिर्फ 3-4 महीने का है, नहीं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिवार्डिंग, बहुत प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है उस प्रोडक्ट से ये आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ द प्रोडक्ट। कितनी कितनी हर एक, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगने वाली है हर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद। ओवरऑल फ्रेमवर्क, ये पूरा पूरा फ्रेमवर्क देता है फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर द एंटायर लाइफ स्पेन ऑफ द प्रोडक्ट। ये पूरी लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है प्रॉफिट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी का, कि पूरे पूरे लाइफ में पूरे पूरे लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी, पूरे जो आपकी क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल गया, या चारों स्टेज पे आपका कितना कितना कॉस्ट लगने वाली है, क्या क्या
रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसकी एक पूरी लॉन्ग टर्म पिक्चर दे देता है ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रेसेस रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये इसके क्या है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके लिए सेल्फ है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूज़ कैसे है, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ प्लानिंग टूल यूज़ कर सकते हो, एज अ कंट्रोल टूल यूज़ कर सकते हो, एज अ फोरकास्टिंग टूल यूज़ कर सकते हो। प्लानिंग टूल क्या है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कि उस इंट्रोडक्शन स्टेज पे कितनी सेल होगी, और उस पर क्या नाम है, ग्रोथ पे कितनी सेल होगी, मैच्योरिटी पे कितनी सेल होगी, डिक्लाइनिंग पे कितनी सेल होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हो क्या, कॉस्ट को, कि इंट्रोडक्शन पे हम कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं, ग्रोथ पे कितनी लगाएंगे, उस पर कितना लगाएंगे, मैच्योरिटी पे डिक्लाइनिंग पे कितना कॉस्ट लगाएंगे, और फोरकास्ट कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे कितना प्रॉफिट होगा, ग्रोथ पे कितना होगा, मैच्योरिटी पे कितना होगा, डिक्लाइनिंग पे कितना होगा। जैसे कि क्या बोल रहा है ये, इट करेक्टराइज द मार्केटिंग चैलेंज इन ईच स्टेज एंड poses major alternative strategy, that is application of Kaizen. The PLC concept allow the company to measure product performance against similar product launch in the past. Forecasting tool, it is useful because sales historic exhibit diverse pattern and strategies vary in duration. ये तो इसमें टेक्निकल डेफिनेशन दे दी, पर आप प्लानिंग किस चीज़ की कर सकते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिस पे, भाई कितनी सेल्स होगी, इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हो ना, हमें हर स्टेज में कितनी सेल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या कर सकते हो, कितनी हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। फोरकास्टिंग क्या कर सकते हो कि कितना कितना हम इतनी इतनी सेल करेंगे, इतना इतना कॉस्ट लगाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना फोरकास्ट होगा। ये इसके तीन ही हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अब एक इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन में क्या कहता है ये, WM लिमिटेड, द OB इक्विपमेंट इज अबाउट टू रिप्लेस आइदर बाई CF सिस्टम और बाई एन OF सिस्टम, फाइनेंस कॉस्ट। और ऊपर तो इसमें क्या हुआ है कि ऊपर ऊपर तो इसने बता दिया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्या क्या यूज़ है, उसमें इसने पूरा टेक्निकल डेफिनेशन दे दी कि प्लानिंग टूल है, कंट्रोल टूल है, फोरकास्टिंग टूल है, उसकी मार्केटिंग चैनल को ईच स्टेज, तो बहुत सारी इसने टेक्निकल बातें कर दी। लेबर अब इसका जो इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, इलस्ट्रेशन से बस वही बात निकलती है, प्लानिंग हम किस चीज़ की कर सकते हैं, कंट्रोल हम किस चीज़ पे लगा सकते हैं, और फोरकास्टिंग हम किस चीज़ की कर सकते हैं। तो एक OB इक्विपमेंट है वो या तो CF से रिप्लेस करेगा या OF से रिप्लेस करेगा। OF से अगर रिप्लेस करता है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, 12%, नहीं, दोनों की कॉस्ट क्या आएगी, फाइनेंस कॉस्ट 12% अ ईयर, एंड द अदर एस्टिमेटेड कॉस्ट आर एज फॉलो, कि पहले इनिशियल कॉस्ट तो भाई उसको लगाने के लिए इतना इतना चाहिए, और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना इतना चाहिए, और वो जो चलेगा ना वो एटलीस्ट 12 साल तक चलेगा, यानी कि 24,000 इंटू 12 इंटू प्रेजेंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सेम उसका इसका भी ऐसे ही। एक बार इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है कि 28,000 तो इनिशियल लग गई, उसके बाद 24,000 लग तो रही है, लेकिन पर एनुअली फैक्टर हम करेंगे 24,000, 12% का 12 साल के लिए, जब पी वी ए एफ आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं इसको, अगर हमारा 12% से दे रखा है तो आपको अपने कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करना पड़ेगा, और उसको इक्वल टू दबाना, इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 1.2 जब आ जाएगा, उसके बाद आप इक्वल इक्वल वाला बटन दबाओगे, तो इक्वल वाले बटन को आप 12 बार दबाओगे, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.2, उसके बाद क्या करना है आपको 12 टाइम्स इक्वल वाला बटन प्रेस करना है, और फिर आपके कैलकुलेटर में GT करके बटन होगा, GT, जब 12 टाइम आप दबा दोगे तो उसके बाद GT करके बटन होगा, तो GT वाली जब उस पर आप एक बार बटन पे दबा दोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी 6.194, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का टोटल, PVIF प्रेजेंट वैल्यू, पी वी ए एफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो ये उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, 6.194 की हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये आप SFM में भी पढ़ते हो, आप ये पूरा FM में भी पढ़ के आ रखे होगे, वही और कुछ नहीं है, PVAF PVIF।
उसके बेसिस पे आपकी पूरी कॉस्ट आ गई, तो टोटल हमारी लाइफ साइकिल कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ गई। अब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हम एज अ डिसीजन टूल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। व्हेन वी कंपेयर ओनली द इनिशियल कॉस्ट वी विल टेंड टू परचेज सी एफ सिस्टम। जब हम इनिशियल कॉस्ट को देखते हैं तो अब सिर्फ हम सी एफ सिस्टम को परचेज करेंगे, लेकिन फॉर इट्स चीप एक्विजिशन कॉस्ट, बट व्हेन वी कंपेयर द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट द ओ एफ सिस्टम इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट। ओ एफ, और जब हम टोटल कॉस्ट को देखते हैं तो ओ एफ हमारा बेटर है सी एफ से, और जब हम इनिशियल पे देखते हैं तो सी एफ हमारा बेटर है ओ एफ से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्लानिंग टूल। ठीक है ना, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हम प्लानिंग टूल के बेसिस पे, प्लानिंग टूल एज अ प्लानिंग टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं किसको, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को। ये छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, सेल्फ है, मैं इसकी रीडिंग बता देता हूँ। लाइट लिमिटेड विलिंग टू inculate life cycle costing in its costing system. Product manager defines the phases of the product as design, manufacturing, operation, and end of life. Can you assist the management accountant to list the type of cost which will be significantly incurred at the light limited under identify the four phases? ये 4 phases उसने identify करे हैं, design, manufacturing, operation, end of life। तो 4 phases में कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी आप इसको बताना है। डिज़ाइन में आपकी क्या लग जाएगी, आपकी R&D की कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है ना, आपकी टेस्टिंग की कॉस्ट लग जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में आपके क्या लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा। ऑपरेशंस में क्या लगेंगी आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट वाली कॉस्ट लगेगी, आपकी क्लेम्स लगेंगे। और एंड ऑफ लाइफ में आपकी क्या लगेगी, इन्वायरमेंट की क्लीन अप की कॉस्ट, डिस्पोजेबल डीकमीशनिंग। तो ये कॉस्ट है, आप ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, एंड ऑफ लाइफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछता रहता है। और एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि लास्ट में मिलेगा आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर, उसको भी हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चंस हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। परीटो एनालिसिस। अब हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को पढ़ लिया। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमारा कहने के लिए तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन है पूरा बोरिंग टॉपिक ही है, क्योंकि इसमें बस 4 ही स्टेज में घूमते रहो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। और चारों इसकी अपनी अलग स्ट्रेटजी हैं, चारों इसका अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन पर अगर हम कंपेयर करें कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से परीटो एनालिसिस को, तो परीटो एनालिसिस टोटली डिफरेंट और परीटो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। परीटो एनालिसिस सीधी सीधी एक बात बोलता है कि देखो भाई ऐसा है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हर चीज़ को इक्वली नहीं नाप सकते। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन सी चीज़ें कोर चीज़ें हैं। तो जब आप कोर चीज़ें आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कोर एक्टिविटीज़ से कितना अर्न कर रहे हो, कितनी कॉस्ट लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। और आपकी नॉन कोर वाली एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप, चलो ठीक है, मतलब कोर के संग चलते चलते नॉन कोर वाली भी आ रही हैं, तो उस पर आप कितना कितना खर्च कर रहे हो। पेरेटो एनालिसिस बात करता है 80-20 रूल की। 80-20 रूल की 80-20 रूल में क्या होता है कि आपका अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल के पॉइंट ऑफ कौन कराता है, कस्टमर। तो परेटो एनालिसिस कहता है कि आप ये एनालिसिस करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका 80% जो रेवेन्यू है, 80% सेल जो है वो 20% कस्टमर करा रहा हो, बाकी जो 20% सेल है वो 80% कस्टमर करा रहा है। तो आप किस पर फोकस करोगे, अपने 20% वाले कस्टमर्स पे, आप उनको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। इसमें आप अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो आप 80% आपकी सेल जो 20% कस्टमर करा रहा है, आप उस पर अपनी कॉस्ट को क्या करोगे, आप अपनी उस कॉस्ट को इंक्रीज कर दोगे। हालांकि आपकी 20% सेल 80% कस्टमर करा रहे हैं, उन पे आप अपनी कॉस्ट फिर खर्च नहीं करोगे। तो ये है हमारा 80-20 रूल। The key feature of any strategy achieving the objective with a scarce set of resources. Hence, in all circumstances, it is important to prioritize the application of the resources to those causes which has higher significance. ये इसमें कीवर्ड है, आप उसको प्रायोरिटाइज करो उस रिसोर्स को जो कॉज करता है आपका हायर सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कंपनी विश टू बी मार्केट लीडर बट फाइटिंग अगेंस्ट द पुअर क्वालिटी, देन इट मस्ट बी स्टार्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्राइव with a focus on significant cause of quality failure, not all because resource availability may be scarce. But a question arises, is focus on only on vital few will solve the problem to a larger acceptable level? अब क्वेश्चन, अब Pareto एनालिसिस यहाँ से चालू होता है। आंसर रेस्ट इन द Pareto प्रिंसिपल विच was developed by the Italian economist Vilfredo Pareto in 1896.
when he noticed a great inequality in the distribution of wealth during his initial work. Quotes The Economics Politic at University of जो भी Lausanne. Pareto showed that approximately 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population. यानी कि 80% जो लैंड है ना इटली में वो 20% पॉपुलेशन ने एक्वायर कर रखी है. एंड दिस फिनोमिना गेन पॉपुलरिटी एज 80-20 रूल. इस फिनोमिना ने 80-20 रूल का पॉपुलरिटी गेन कर ली. But another question may arise here. In such an 80-20 rule applicable to cost management? The answer lies in suggestion given by Joseph M. Juran, who is engineer apart from being a management consultant. अभी उसके बारे में दे रखा है कि जोसेफ वो कौन है, ठीक है ना, ये कहाँ से उसने फाइंड करा, कैसे करा. तो ये इसको अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहो तो सेल्फ पढ़ लेना, बाकी काम करनी है ये नोट. इसमें पेरेटो एनालिसिस क्या कहता है कि 80% एफर्ट आपके 20% रिजल्ट जनरेट करते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि 20% एफर्ट आपका 80% रिजल्ट जनरेट करते हैं. समझ रहे हो ना. सो पेरेटोज 80-20 रूल सिंपली स्टेट दैट 80% ऑफ रिजल्ट केम फ्रॉम ओनली 20% ऑफ एफर्ट, while 20% of result achieved by 80% of effort, or alternatively 20% of the source cause 80% of the problem. मतलब 20% से 20% सोर्स से ही आपकी 80% प्रॉब्लम आती है. अब 80% 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल कहाँ लग सकता है. 20% ऑफ कस्टमर जनरेट 80% ऑफ रेवेन्यू, 20% ऑफ सप्लायर फर्निश 80% ऑफ सप्लायर्स टू द कंपनी, 20% ऑफ प्रोडक्ट जनरेट 80% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, 20% of product generate 80% of profit, 20% of quality defect errors as cause breakdown leads to 80% of the result failure और delay. किसी में भी आप लगा सकते हो. वही कि 20% of study might be give you 80% result. मतलब 20% के जो टॉपिक्स हैं 20% टॉपिक्स है पूरे चैप्टर पूरे बुक्स में, वो आपको 80% आपका रिजल्ट अचीव कराने में हेल्प करेंगे. जैसे डीटी के पेपर में होता है आपके लगभग 45 चैप्टर अराउंड है, उसमें से सिर्फ 10 टू 8 या 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपका 60 मार्क्स कवर करते हैं. ठीक है ना. तो 80-20 रूल कहीं भी लग सकता है. अब पेरेटो एनालिसिस एज मैनेजमेंट टूल. The management can use Pareto analysis in different circumstances to focus on a key area as a control mechanism. Pareto analysis is really useful in defining the top priorities because it essentially uses the law of diminishing return. Pareto analysis rank the causes in descending order of value index, hence help to identify payoff. It's obvious that focus in on item at the top of the list because these have a high profitability of payoff. एज अ मैनेजमेंट टूल ये क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब जैसे जैसे हमारा कम होता जाता है वैसे वैसे हमारा बढ़ता जाएगा. अब इलस्ट्रेशन एक बार देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है. इस इलस्ट्रेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 80-20 वाले रूल का. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द टाइप ऑफ डिफेक्ट ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर अकरेंस इन द स्पेकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये सारे डिफेक्ट्स आते हैं, ये सारे डिफेक्ट्स आते हैं. कितनी बार आते हैं, 10 बार आते हैं, 60 बार आते हैं, 20 बार, 110 बार, 5 बार, 70 बार, 25 बार. अब प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू कंस्ट्रक्ट पेरेटो चार्ट फॉर अडॉप्ट डिफेक्ट टाइप. ऑल्सो आइडेंटिफाई की एरियाज टू फोकस हाईलाइट दम इन अ ग्राफ टू. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबको पहले आप क्या करोगे, असेंडिंग वो क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है. इस तरीके से आप सारा अरेंज करोगे और फिर टोटल यहाँ पे परसेंटेज लेके इन सब पे एलोकेट करोगे कि 110 300 का कितना है, इतना परसेंट. इस तरीके से आप परसेंट एलोकेट कर दोगे. ठीक है. फिर इसको आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव डिफेक्ट को अरेंज करोगे. फिर यहाँ तक ही आ गया. इन दोनों को टोटल करोगे तो ये आएगा, इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आएगा. ठीक है ना. इस तरीके से आप सबका टोटल करते जाओगे तो आपका क्यूमुलेट होता जाएगा, हर एक उस पर क्यूमुलेट होता जाएगा और ये 100% बन जाएगा.
अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? द कंपनी शुड फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ स्क्रैचेस ऑन द सरफेस, रफ एजेस ऑफ lenses and non-uniform grinding of lenses in priority order because they constitute 80% of instance when defect found in any item. ये कह रहा है कि 1, 2 और 3, इन तीनों पे ना इतना काम करो, क्योंकि ये 3 चीज़ें ना हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हैं। ये सबसे ज़्यादा बार आती हैं। ये 110 बार, ये 70 बार, ये 60 बार, ये सबसे ज़्यादा बार आती हैं। जब आप इनको ख़त्म कर दोगे तो हमारा फ़ोकस किस पे रह जाएगा? इन पे सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा पहले आप इसको फ़ोकस करो, इनको ख़त्म करने के लिए। अब ये चार्ट बना दिया। इस चार्ट में क्या कर दिया कि कितने इंस्टांस हैं, कितना परसेंटेज और टोटल डिफेक्ट है और क्यूमुलेटिव डिफेक्ट कितना है। ठीक है ना? तो इतने तो चांस हैं, ये इतना परसेंटेज है और क्यूमुलेटिव होते 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 ये इतना क्यूमुलेटिव है यहाँ तक। ठीक है ना? बाकी तो देख रहे हो ना, डिक्लाइन हो रहा है। In above Pareto chart, till the point where the line is dotted, the causes are vital, and remaining causes false thereafter shall be categorized as trivial many. The curve is steep till it dotted, shows significance importance, and thereafter become falter, show less importance. वही बता रहा था ना मैं कि जब तक आपका डॉटेड वाला है ये कर्व, ये आपका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे होगे यहाँ से एक सेकेंड, आप देख रहे हो यहाँ से ये बढ़ता ही जा रहा है। ये यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है और फिर इसके बाद ये स्टीप होता गया, यानी कि इतना नहीं बढ़ा। साफ साफ फर्क दिख रहा है, ये यूँ जा रहा है और ये यूँ जा रहा है। ठीक है ना? तो आपको फोकस किस पे करना है? जो ये करके जा रहा है, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो ये इजीली खत्म हो सकते हैं। अब प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है पेरेटो एनालिसिस के? पहला है, पेरेटो एनालिसिस इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। आप कंट्रोल लगा सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। इट इज अ क्रिएटिव वे टू लुकिंग एट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम टू क्लियरली एस्टेब्लिश टॉप प्रायोरिटीज एंड टू आइडेंटिफाई टारगेट अलॉन्ग विद दिस पे ऑफ। One can advocate the use of Pareto analysis due to following benefit. Act as control mechanism, कंट्रोल लगा सकते हो। ऑप्टिमल यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज कम से कम है। अब मान के चलो आपके पास लेबर है, उसी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास लेबर है, अब आप सारी लेबर को इस पे लगा दो, ठीक रहेगा? या सारी लेबर को इस पे लगा दो, ठीक रहेगा क्या? नहीं। आप पेरेटो एनालिसिस करते हो तो आप फाइंड करते हो कि आपके पास जो लेबर है ना, वो सबसे पहले इस पे लगनी चाहिए, फिर इस पे लगनी चाहिए, फिर इस पे लगनी चाहिए, या इन तीनों पे लगनी चाहिए, इसको बाद में देख लेंगे। तो स्केयर यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रायोरिटाइज वेयर टू फोकस एंड अप्लाई एफर्ट, कहाँ पे हमको अप्लाई करना है अपने एफर्ट्स को, सबसे ज़्यादा आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस एंड ईच कॉज फैक्टर, ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस व्हाइल लुकिंग इनटू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रूट कॉजेज। प्रॉब्लम को भी ये ब्रेक डाउन कर देती है। नाउ Pareto analysis involves data and its classification, presentation, and analysis. These factors itself become source of shortcoming. Major limitations are possibility of exclusion of important problem which may be small initially now but may grow with time. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि आप ना, जरूरी नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं। आप ये जो कह रहे हो ना, ये 5% स्पॉट स्ट्रेन ऑन लेंसेज, ये अभी तो सिर्फ आपके सिर्फ 1.67 है। आप इसको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर चल रहे हो। कल को ये पता चल सकता है ये आपका टॉप प्रॉब्लम हो। तो ये प्रेजेंट पे है, फ्यूचर का तो सोच ही नहीं रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच मे बी स्मॉल इनिशियली बट मे बी ग्रो विद टाइम। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट शुड बी बेस्ट अप्लाइड टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सिंपली द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। इसमें लैकिंग है कि मतलब किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कैसे उसको बेस्टली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, इफेक्टिवनेस ऑफ पेरेटो एनालिसिस प्योरली बेस्ड अपॉन द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। पेरेटो एनालिसिस किसी और फैक्टर पे बेस नहीं करता, सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन पे करता है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई हमारा क्या है कि ये वाला इतना जो खर्च, इतने नंबर ऑफ इंस्टांसेस आ रहे हैं डिफेक्ट के, ये किसी और बेस पे भी आ सकते हैं। अभी तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ ये है, तो हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसका बेस जो है, बेस हमने ठीक नहीं करा। तो यानी कि जो हमारे पास डेटा है, इन्फॉर्मेशन, हम उसके बेसिस पे ही हम इसको कर रहे हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं रूट कॉज पे। अब पेरेटो एनालिसिस आपका कहाँ कहाँ लग सकता है? पेरेटो एनालिसिस लग सकता है आपका प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट,
कस्टमर की एनालिसिस, स्टॉक का कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे, क्वालिटी कंट्रोल पे, सब कुछ वही 80-20 रूल लगेगा. The Pareto analysis may be applicable at the presentation performance indicator data through the selection of representative process characters that truly determine or directly indirectly influence or conform to desired quality, performance, result or outcome. The Pareto analysis is generally applicable to the following business situation. कुछ काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, पढ़ लेना, नॉर्मल है. अब प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. In case where a firm dealing with multi-product, it would be possible for its analysis to cost profit price volume relationship for all those. Pareto analysis is used for analyzing the firm estimated sales revenue from various products, and it may be indicated that approximately 20% of the product contributes 80% of the total sales revenue. यानी कि आप अपने प्राइसिंग ऑफ द, जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो आप अपने सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर सकते कि जो आपका कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है. कुछ प्रोडक्ट को आपको ऐसा हो करना पड़ता है कि आपके कुछ 20% प्रोडक्ट आपकी 80% रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग रखनी पड़ेगी. 20% प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 80% ऑफ सेल्स रेवेन्यू. प्रैक्टिकल इंसाइट सेल्फ अगेन. Such analysis help the top management to delegate the pricing decision for accept approximately 80% of its product to the lower level of management, thus freeing themselves to concentrate on the pricing decision for product approximately 20%, which are essential for the company's survival. Thus, a firm can adopt sophisticated pricing method for a small proportion of product that jointly account for approximately 80% of total sales revenue. For the remaining 80% of the product, which firm may be cost-based pricing method. Customer का profitability analysis. Instead of analyzing product, customer can be analyzed for their relative profitability to the organization. There will be always be some customer who are less profitable than others, just as some products are less profitable than others. Again, it is found that 20% of customer help to generate 80% of the profit and vice versa. Vice versa मतलब उसका उल्टा अपोजिट कर दो कि 80% of customer generate 20% of profit. Such an analysis is useful for tool for evaluation of the profitable of the customer profile and decision making, such as whether to continue serving the same customer group, what is the extent of promotion expense to be incurred. देखो एग्जाम में ये आ गया ना, तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है. सबसे पहले तो आपको याद करना है कि हमारा किस किस पे लग रहा है. पहला प्राइसिंग पे लग रहा है, दूसरा कस्टमर पे लग रहा है, तीसरा स्टॉक पे लग रहा है, चौथा एक्टिविटी बेस पे लग रहा है और पांचवा क्वालिटी पे लग रहा है. अब आपको इसमें लिखना क्या है, आपको इसमें लिखना है ये वाला कि पहली लाइन तो इतना लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक. वेट, ये इतना. दूसरे वाले में आपको क्या लिखना है, दूसरे वाले में आपको लिखना है ये इट इज बी बाउंड दैट इतना इतना इतना. और तीसरे वाले में क्या लिखना है, एबीसी एनालिसिस स्टॉक कंट्रोल. कि ये रहा, approximately 20% of the total quantity of stock may account for 80% of its value. यानी कि 20% जो स्टॉक रखा हुआ है ना उसकी 80% वैल्यू है. द आउटकम ऑफ सच एनालिसिस बी कंसंट्रेटिंग ऑन अ स्मॉल प्रोपोर्शन स्टॉक आइटम दैट जॉइंटली अकाउंट फॉर 80% ऑफ टोटल वैल्यू फर्म. इसका अपोजिट करके लिख देना है कि भाई 80% जो स्टॉक रखा हुआ है सिर्फ उसकी 20% वैल्यू है, हमको उसको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है, ये है वो है सब कुछ. 20% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ड्राइवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ टोटल कॉस्ट पूल. मतलब 20% आपके ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आपकी 80% टोटल कॉस्ट आपकी ड्राइव कर रही है. बाई एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दोज कॉस्ट ड्राइवर दैट कॉजेज द मोस्ट कॉस्ट, बेटर कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड विल बी ऑब्टेन. क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, Pareto analysis seeks to discover from an analysis of defect reports or customer complaints which vital cause are responsible for the most reported problem. 80% of reported problem can usually be traced to 20% of various underlying causes. By concentrating one's effort on rectifying the vital 20% can have a greatest immediate impact on the product quality.
हालांकि आईसीआई इस पर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर डायरेक्ट, क्योंकि पहली बात तो इसमें पूछने के लिए कुछ बेस नहीं है, और पूछ भी लिया तो पहले तो आपको ये 5 चीज़ें याद होनी चाहिए, और 80-20 रूल याद होना चाहिए कि 80-20 रूल को हम कैसे कर ले सकते हैं, यानी कि आपको 5 ये चीज़ें याद होंगी ना, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और पेरेटो एनालिसिस में 80-20 रूल के बारे में आपको बस पता होना चाहिए, जो 80-20 रूल के बारे में यहाँ लिखा हुआ था ये। कि पेरेटो रूल क्या है, ये वाला आप एक बार क्वेश्चन देख लेना, इसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। दोनों टॉपिक थ्योरी बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 4 में अब जो लास्ट टॉपिक है वो भी थ्योरेटिकल है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके बेसिस पे आप एक बार हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और 80-20 रूल के बेसिस पे आप परेटो कर लेना, और इंट्रोडक्शन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आपको 4 वो फेजेस याद होने चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।